सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान। नाज़रीन, मुआशी रिपोर्ट कार्ड जो है वो आ चुका है और हुकूमत हर मजमून में अभी तक लग रहा है जैसे फेल दिखाई देती है। कल बजट है जो सुना है कि IMF के बगैर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो छुपन छुपाई का सिलसिला है वो आपको पता है अज़ल से जारी है। अब दोनों अपने अपने मुखातिबीन को खुश करने के लिए कह लें कि बयान देते रहते हैं और फाइनेंसिंग की ज़रूरत पर तनाज़ा चल ही रहा था कि पाकिस्तान में IMF मिशन के चीफ ने सियासी बयान दाग दिया। अब ऐसे में प्रोग्राम बहाल होने की जो रही सही उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई और हुकूमत को भी कह लें कि जवाब मिल गया। अच्छा, वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब कल बजट तजावीज़ ऐवान में पेश करेंगे और जो बजट का हुजूम है वो 14,500 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है और माली साल 2023-24 के जो बजट है इसमें माली खसारा जो है वो 7.7% रखे जाने का इम्कान है और अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का जो हदफ है वो 9200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। अच्छा, जो माहिरीन हैं वो क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? दावा तो ये किया जा रहा है कि जो बजट है वो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन किस तरह अच्छा होगा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन एफ जैदी साहब। शहबाज जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। शहबाज जैदी साहब, आवाम को मनाएं तो IMF रूठ जाएगा, हुकूमत अब किसको मना रही है कल बजट में? क्या तवक्कुआत हैं आपको आने वाले बजट से? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले हम थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर को एनालाइज कर लें। जो आज इकोनॉमिक सर्वे आया है जी, उसने ये बात एक्सेप्ट की है कि पाकिस्तान का जो पिछली साल की गवर्नमेंट है वो किसी भी टारगेट को मीट करने में कामयाब नहीं हुई। कोई भी टारगेट मीट नहीं हुआ और तकरीबन तमाम टारगेट्स में गवर्नमेंट ने फेल किया है। इस पे कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हुई हैं, इस पे कोई डिबेट करने का फायदा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने बात की IMF की। अगर आप मुझे फॉलो करती रही हैं तो मुझे IMF के मैटर पर और पाकिस्तान के जो बैरूनी इमदाद का मसला है और जिसको आप जो मर्जी नाम दे दें, उस पर भी मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है और मैं इस बात पर बिल्कुल क्लियर हूँ कि पाकिस्तान अपने बैरूनी खर्चाजात की अदायगी नहीं कर सकता। ये मुझे कोई डाउट नहीं है इस बारे में। कल एक बड़ा दिन है जी, बजट पेश किया जाएगा और एक्सपेक्टेशन जारी बात है आवाम को बजट से अच्छी ही है। आगे इंतखाबात में जाना है, इंतखाबात में कितना भी ताखीर कर लें, कितना भी लेट चले, बहरहाल इंतखाबात में तो जाना है और जब इंतखाबात में जाएंगे उससे पहले मेरे ख्याल से बजट अगर अच्छा पेश कर दिया जाए तो एक अच्छा मौका है। आवाम की जो दिल आज़ारी हुई है या आवाम जो आपसे नाराज़ है, नाला है आवाम का दिल जीतने के लिए, बजट कितना आवाम दोस्त होगा, इसमें कितना रिलीफ दिया जाएगा, इसमें दावे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। अब ये इस हफ्ते से जारी बात है बजट के हवाले से ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं और जो प्रोग्राम में हुकूमत की जानिब से जिनके रहनुमा हैं, नुमाइंदगान आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, तो उनसे मैं भी बारहा एक ही सवाल पूछ रही हूँ कि आप लोग कह रहे हैं जो बजट है वो आवाम दोस्त होगा, यानी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। आज भी इसहाक़ डार साहब ने कुछ रिपोर्टर्स के साथ जो गुफ्तगू की तो उन्होंने ये बोला कि हम रिलीफ देंगे, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई, 20 से 30% का जिस सरकारी मुलाजिमीन है उनकी तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाएगा, कुछ चीज़ें जो अशिया खुरोनोशन की कीमतों में कमी भी होगी। अच्छा, शहबाज जैदी साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन करे। शहबाज जैदी साहब का राब्ता मुनक़ता हो गया था, मैं चाहती हूँ वहीं से शुरू करें। देखिए, आप जो लोग बार-बार आप लोगों ने एक लफ्ज कह दिया है अवाम दोस्त। देखिए, बात ये है कि गवर्नमेंट किसी की भी हो इस वक्त आप लोग कौन? शहबाज जैदी साहब, ये हुकूमत वाले कह रहे हैं ना कि अवाम दोस्त होगा, रिलीफ दिया जाएगा। मैं तो अभी भी परेशान हूँ कि हो, अल्लाह करे हो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, कल आएगा बजट तो पता चलेगा। जी जी, नहीं हो सकता ना। देखिए, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अच्छा, हमें अल्फाज में खेलने का फायदा नहीं है ना। ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के अभी जो हालात हैं, कोट कर रहे हैं कि वो दावा कर रहे हैं। हाँ, तो हुकूमत को कोट करें, आप दावा उनका सुनती रहे ना। अब बात ये है कि क्या हम आगे आने वाले दिनों में महंगाई कम हो सकती है? क्या डॉलर नीचे आएगा? बात ये है कि IMF के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो 6 महीने से डेडलॉक में पड़े हैं। तो हमारा मसला तो ये है कि हमने वो सारी चीज़ें की जो IMF कर रहा था और 6 महीने तक हम उनको नाराज भी करते रहे। तो हमने सारे नुकसानात तो बर्दाश्त कर लिए,
और फायदा बर्दाश्त नहीं किया। वो बुनियाद उसकी वजह ये है कि ये जो गवर्नमेंट है, इन लोगों के पास ये क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या चाहते हैं बेसिकली। देखिए बात ये है कि IMF आपको ये कह रहा है कि आप ये बात एक्सेप्ट कर लें कि आप अपने खर्चाजात के अदायगी के काबिल नहीं हैं, ठीक है। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम आपके साथ एक नया सिस्टमेटिक प्लान लेकर आएंगे और आपको बेल आउट भी करवा देंगे। अब हमारी जो अना है, हमारी खुददारी है, हमारी खुदी है, हमारी अनानियत है, हमारी बिला वजह की जज्बातियत है, उसने पाकिस्तान को आज इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान का ये जो आज इकोनॉमिक सर्वे आया है, ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी भी 0.029 की कभी आज तक पाकिस्तान का ग्रोथ रेट नहीं आया है। ये लोएस्ट, वन ऑफ द लोएस्ट इन 75 ईयर्स है। तो अगर इसके बावजूद भी अगर हम अच्छी बातें करें या लोगों को कंफ्यूज करें तो वो एक गुमराही होगी और वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कोई अच्छी उम्मीद ना रखें। अच्छी उम्मीद तो मतलब नहीं, उम्मीद तो उसको होगी, उम्मीद में ना रखें। नहीं, उम्मीद देखिए, उम्मीद तो यानी अच्छी उम्मीद। एक मिनट शब्बर ज़ैदी साहब, आपने भी एक लफ्ज़ यूज किया, आपने कहा बिला वजह की जज्बातियत, यानी जो अच्छी उम्मीद अगर हम रखें तो वो भी बिला वजह की जज्बातियत होगी। हाँ बिल्कुल जज्बातियत है। देखिए मेरी बात सुने, एक रियासत है जो कि नाकाम हो चुकी है। मैं नाकाम क्यों कह रहा हूँ कि वो रियासत अपने 5-6 करोड़ लोगों को पावर्टी लाइन से नीचे है, तालीम नहीं दे सकती, हाउसिंग नहीं दे सकती, सिक्योरिटी नहीं दे सकती, जो अपने लिए, तो वो रियासत तो नाकाम रियासत होती है ना जी। अब उस रियासत के बारे में अगर आप बैठ के अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें और फिगर वर्क देना शुरू कर दें और आप ये कहें कि आटे का थैला 2200 रुपए का है 10 किलो का और पाकिस्तान की मिनिमम तनख्वाह जो है वो 25,000 रुपए है, तो वो इंसान कैसे जिंदा रहेंगे। तो अब हमें ये नहीं देखना कि हम पाकिस्तान को तरक्की कैसे करेंगे, हमें ये देखना है इस वक्त कि पाकिस्तान को आने वाली तबाही से कैसे बचाया जाए, क्योंकि मुझे आने वाले दिनों में तबाही नजर आ रही है। तो मुझे मेरा ये मकसद इस वक्त नहीं है बचाया। चलिए शब्बर ज़ैदी साहब, देखिए आप सीनियर हैं, आपकी बड़ी खिदमात हैं, आप चेयरमैन FBR भी रह चुके हैं, मईशत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, गहरी नज़र रखते हैं, समझ बूझ है, आपका तजुर्बा है। अगर को आपको मशवरा देना चाहें, मशवरा तो किसी का भी सुना जा सकता है मेरे ख्याल से, उसमें तो कोई पसंद या नापसंद नहीं होती। कैसे जो आप कह रहे हैं ये बेहतर होगा आपके मुताबिक, चलें बताएं कोई तजावीज़। देखिए पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, इसमें जो सियासी पार्टियां हैं, ये सियासी पार्टियां हैं सिर्फ अपने ड्राइंग रूम्स तक या इलेक्शन तक। इनका रिश्ता आवाम से टूट चुका है, चाहे कोई भी पार्टी भी हो, वो सिर्फ वोटिंग की हद तक है। लेकिन वोट तो आवाम से लेना है। नहीं, वोट तो ले लेते हैं ना, वोट डाल के आ जाते हैं। अच्छा, और पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के वोट लेंगे लेकिन डिलीवर नहीं करेंगे। अच्छा, पूरे मामलात में एक बहुत बड़ा रोल, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, एस्टेब्लिशमेंट का भी होता है। ठीक है, अगर आपने पाकिस्तान को अब आगे बढ़ाना है और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है जिस दलदल में, माशी दलदल में पाकिस्तान फंस चुका है, क्योंकि मैं ये सारे काम करके आया हूँ, मेरे रिटेलर्स की हड़ताल भुगत के आया हूँ, मैं ये रियल एस्टेट वालों से भुगत कर आया हूँ। तो अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को बचाने के बारे में अगर इन सियासतदानों पे रिलाई करती रहेगी और इनकी बातों में आकर पाकिस्तान को चलाती रहेगी, तो इस वक्त पाकिस्तान की माशी सलामती खतरे में है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुल्क में मार्शल लॉ ले आएं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पाकिस्तान में अगले 10 साल तक एक ऑटोक्रेटिक इकोनॉमिक गवर्नमेंट लानी पड़ेगी जिसमें एस्टेब्लिशमेंट टोटली हिस्सा होगी। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट हिस्सा होने का मतलब ये है कि जब मैं दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लेने जाऊंगा तो वो ये नहीं करेंगे कि वो पीछे से पत्थर मारें और हड़ताल करें। एस्टेब्लिशमेंट अपनी रिट एनफोर्स करवाएगी, गवर्नमेंट अपनी रिट एनफोर्स करवाएगी। जब मैं डॉक्यूमेंटेशन करूंगा तो गवर्नमेंट अपनी रिट एनफोर्स कराएगी। जब मैं एंटी स्मगलिंग करूंगा तो ये नहीं होगा कि मेरे कलेक्टर कस्टम को कोयटा में गोली मार दी जाए। तो अब पाकिस्तान के जो मारूजी हालात आज इस वक्त हैं, कोई भी आप सोच लें, आप कितनी मर्जी घुमा के अंग्रेजी बोल लें, आपको आखिर में आकर
वो करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का मसला ये सियासी पार्टियों के बस का काम नहीं है। यानी आप कह रहे खाली अंग्रेजी बोलने से काम नहीं चलेगा? हाँ, नहीं चलेगा। ये बहुत हो गई ना अंग्रेजी कि जीडीपी 0.2% और 2%। आप मुझे बताएं कि रिक्शा वाला है कबीर। अच्छा सॉरी, आपकी बात से एक सवाल, शब्बा जैसा, सॉरी आपकी बात काट रही है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, सिर्फ 1 मिनट, मुझे ये भूलना जाए। ये आपने मेरे दिल की बात कह दी, जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनके दिल की बात कह दी। जितनी भी टर्म्स बोली जाती हैं, जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, या कुछ लोग हैं हमारे यहाँ जिनकी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको पता है हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कितना है, कुछ लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो इन टर्म्स को समझते ही नहीं है। उनको आसान अल्फाज में समझाने की जरूरत है ना। देखिए मैं वो कह रहा हूँ ना, ये बेकार समझ नहीं आता कि हम क्या बात कर रहे हैं। उनको जीडीपी का सही नहीं समझ आता, जीडीपी का मतलब ही नहीं पता उनको, ठीक है ना। अब उनको क्या पता कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होती है, जीडीपी क्या होता है। तो ये 7% डेफिसिट हो गया, 2% डेफिसिट हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये बातें बेकार की बातें हैं। बस ये कि आटा कितना सस्ता हो गया, घी कितना सस्ता हो गया, अब जरूरत की चीजें कितने में मिल रही हैं, पहले कितने की थी जी। ये बताएं ना कि पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, ये बताएं ना, या कितने मरीज हैं जिनको इलाज नहीं कर पा रहे। ये है ना इकोनॉमिक्स। ये कौन सी इकोनॉमिक्स है कि आप बिला वजह की माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? भाई ये चीजें तो लेक्चर रूम में होती है, क्लासरूम में होती है। मैं तो बार बार लोगों को ये कहता हूँ कि ये बिला वजह का टाइम ज़ाया क्यों कर रहे हो मेरा अपना। आप मुझे बताएं फिजा, ये सारी बातें आप टीवी पे करेंगी, कोई बंदा समझेगा? मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल बात पूछ रहा हूँ कि क्या किसी भी रियासत के अच्छे, मैं आपकी बात से किसी हद तक अग्री करती हूँ कि बहुत कम लोग समझेंगे इन टर्म्स को जी। हाँ नहीं, आप मुझे बताएं क्या किसी भी रियासत के कामयाब या इस काबिल होने के कि लोग वहाँ रहना चाहें, लोग रहना चाहते हैं ना, रियासत अच्छी रियासत में लोग रहना चाहते हैं, क्या कोई पाकिस्तान का समझदार आदमी अगर उसके पास ऑप्शन हो तो क्या आज पाकिस्तान में रहना चाहता है? अगर आज आप अमेरिका के वीजे खोल दें तो सारे जाकर अमेरिकन वीजों की लाइन में लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पोजीशन आप इसको जज्बातियत में नहीं लें। मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर क्या वजह है कि ये रियासत जो है, ये मुल्क जो है, इससे लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। ये क्या, ये मईशत है ना, मईशत इसको कहते हैं। ये नहीं कहते कि मैं जीडीपी की परसेंटेज आपको बताऊं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस आदमी की तनख्वाह 50,000 रुपए है या 30,000 रुपए है, क्या वो आदमी कोई घर सोच सकता है? क्या वो इलाज करा सकता है? क्या वो रोटी खा सकता है? क्या वो ट्रांसपोर्ट के खर्चे बर्दाश्त कर सकता है? तो और हमारे पास उसको सही करने का आगे रास्ता कोई नजर आ रहा है हमें? क्या उसका कोई रास्ता है? कोई आदमी उससे बात कर रहा है कि यार ये तुम्हारा, हम आज देख रहे हैं कल ये होने वाला है, देखिए ना, हम ये कह रहे हैं कि चलो ये आज खराब है, कल मैं ये करूंगा तो सही हो जाएगा। बात तो ये होती है ना कि मैं कल ये करूंगा तो सही हो जाएगा। आप मुझे बताएं, आज सारा दिन आप टीवी पे लगे रहे सब लोग, क्या किसी एक आम आदमी को समझ आई कि कल क्या होगा? नहीं, किसी को समझ आई कि कल क्या होगा? कल भी सारा दिन लगे रहने हैं सबने इसी पर। नहीं, कोई बताए किसी एक आदमी को, किसी को पता लगे कल क्या होगा? अच्छा, अब वो नहीं, मेरा मकसद है वो बेचारा मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा है, क्या उसको यकीन है कि नौकरी मिल जाएगी? क्या उसको यकीन है कि उसके कभी वो घर बना लेगा? क्या उसको यकीन है कि उसके बच्चे का इलाज हो जाएगा? तो ये सारी चीजें फिजा रियासत की नाकामी है, और ये सारे मसले मसाइल, ये इकोनॉमिक्स है, ये है मईशत। तो ये जब अच्छा, एक चीज समझा दें, एक चीज जरा समझाइएगा शब्बर ज़ैदी साहब, एक चीज समझाइएगा। ये जो कह रहे हैं कि जी IMF के पास नहीं है, माइनस IMF समझ लें, तो अब ये जो हिकमत अमली अपनाई जाएगी, अब बहुत से जो माशी तजियाकार हैं आपकी तरह, उनकी राय ये है कि जी अगर बाद में फिर आप IMF के पास जाते हैं तो फिर डबल सख्त शराइत के साथ आप जाएंगे। अब जारी बात है, जब जितनी भी डबल सख्त शराइत होंगी वो फिर लागू होंगी, उसका बोझ पड़ेगा किस पर? यकीनी तौर पर आवाम पर। इस पर फिजा, ये जो बात तुमने कही ना कि IMF के बगैर जाएंगे, ये मुझे सुन के ना हंसी आ रही है। देखिए, IMF से मैंने बहुत डील किया है। IMF के साथ जब फाइनेंस मिनिस्टर का डेडलॉक होता है ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर का टेलीफोन बंद कर देते हैं, उठाते नहीं है। तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो IMF के MD को टेलीफोन करता है कि जनाब प्लीज हमारे FM का टेलीफोन उठा ले, वो कुछ बात करना चाह रहा है, वो आप प्लीज टेलीफोन, आपके बंदे टेलीफोन नहीं उठा रहे, ठीक है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पिछले दिनों में 2 दफा टेलीफोन कर चुके हैं जॉर्जिया को, जो कि इस वक्त MD है IMF की, ठीक है, 2 दफा टेलीफोन किया है। तो ये जो आप कह रही है ना कि IMF में नहीं जाएंगे और प्लान B है, मैं अच्छा मुहावरा नहीं है, ये अच्छा मुहावरा नहीं है, मगर ये कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।
ये बेचारे इनकी जरूरत ही नहीं है। नहीं, यानी आसान अल्फाज में समझाएं कि नहीं, एक मिनट शहबाज जैसे आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, आसान अल्फाज में जरा समझाइएगा, ये माइनस IMF के हवाले से जो बातें हो रही हैं, मैंने ये कहा आप क्या कह रहे हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इसका मतलब तो ये बातें सिर्फ हो रही हैं। मैंने आपको कहा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर क्या ये रिकॉर्ड पे नहीं है कि IMF के MD के साथ शहबाज शरीफ साहब ने बात की है? रिकॉर्ड पर है या नहीं है? आपको भी पता होगा ना क्यों बात की है उसको। उसके साथ आपने क्या वैलेंटाइन डे शेयर किया था? क्यों बात की थी उसके साथ, उस खातून के साथ? आपने किस बात के लिए गुफ्तगू की थी IMF के चीफ के साथ? और शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया था कि हमारे उम्मीद है कि हम IMF के साथ इसी जून में शायद कोई एग्रीमेंट कर ले। कहा है ना, रिकॉर्ड पर है ना ये। तो फिर आप ये कैसे बात कर रही हैं कि IMF के साथ हमारा डेडलॉक हो गया है और इस गवर्नमेंट नहीं चाहती? तो अगर गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि उनके पास प्लान B है और वो कुछ और सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कुछ और दिखा रहे हैं, मैं कोशिश कुछ और कर रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा कहता है तो इसका फायदा क्या होगा? नहीं, कुछ और दिखा रहे हैं, कोशिश कुछ और कर रहे हैं या कुछ छुपा रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा? ऐसे तो तब किया जाता है जब आपको किसी पे कोई डाउट होता है, आप किसी को नहीं बताना चाह रहे हो, तो अपने पत्ते नहीं दिखाना चाह रहे होते, या फिर किसी फेस सेविंग के लिए होता है। इसलिए नहीं दिखाना चाह रहे कि 6-7 महीने से झक मार रहे हैं ना। 6-7 महीने से IMF ने आपको ये कहा है कि आप हमें ये बता दें कि आप अगले साल की जो आपका ड्यू हो रहा है लोन, वो आप कहां से पे करेंगे। ये कह रहे हैं हम कर देंगे, हमारे पास 2 मुल्कों की कमिटमेंट है। उन्होंने कहा कि जनाब आपको 2 मुल्कों की कमिटमेंट है, हमें लिख के दिखा दें। वो लिख के नहीं दिखा पा रहे। तो भाई या तो अगर है तो बता दो, नहीं है तो बता दो। तो ये देखे ना, मेरी बात समझे ना, ये रिकॉर्ड पर है ना। आज भी मैंने कहा ना, एस्टर पेरेज ने कहा ना, आज भी उसने स्टेटमेंट दिया है कि भाई वो 6 मिलियन का तुम कह रहे हो, मुझे दिखा दो ना कि तुम्हारे पास है। तो अब अगर नहीं है तो भाई कहां से लाओगे? तकरीबन 18 से 20 बिलियन रुपीस है, तो वो कहां से लाओगे? मैं भी मुसलमान हूँ, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मनो सलवा नाजिल करे और 18 बिलियन डॉलर आसमान से गिरे हमारे ऊपर, तो हम शायद ये पैसे अदा कर दें। मगर मुझे वो 18 बिलियन का होल नजर आ रहा है ना। अब अगर 18-20 बिलियन का मुझे होल नजर आ रहा है, तो मैं कैसे आपको ये कह दूं फिजा कि हम आगे कर लेंगे? तो वो जो बेचारे बैठे, अमेरिकन बैठे हैं, तो वो बेवकूफ तो नहीं है ना। वो कह रहे हैं भाई ये तुम्हारे अंदर होल नजर आ रहा है, आप हमें बता दें, आप कैसे पूरे करेंगे? आप अपने कार्ड उनके सामने तो पूरे रखे ना। आप पब्लिक को चले बेवकूफ बनाते हैं, पाकिस्तान के बनाते रहे, मगर उनको तो नहीं बना सकते ना बेवकूफ। वो तो आपके अप्लाई नहीं है ना। वो तो सिंपल। देखिए मेरी एक और बात याद रखें, मैं IMF से डील करता हूँ और ये खातून जो भी ये मेरे से डील करती रहती हैं, वो लोग जो ना, ये जो आज बैठे पाकिस्तान में बैठे ना, ये बड़े लोअर लेवल के लोग। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात? शबर लोअर लेवल के लोग होते हैं। ठीक, शबर जैदी साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, आज जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी, जिसका कुछ दिन से हम जिक्र सुन रहे थे, बाकायदा उसका संगे बुनियाद रख दिया गया जी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। और बहुत से लोगों ने जो पुराने चेहरे हैं, उन्होंने इस पार्टी को बाकायदा ज्वाइन कर लिया है। कुछ चेहरे बड़े बुझे बुझे भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ चेहरे बड़े मुतमईन दिखाई दे रहे थे कि उन्होंने सोच समझ के फ़ैसला किया है और फैसला करके अब वो जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हो गए हैं। अच्छा जी, फिरदौस आशिक अवान साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फिरदौस साहिबा, पहले तो आपको मुबारक हो जी, आपने नई जमात ज्वाइन कर ली है और इस पार्टी का संगे बुनियाद रख दिया गया है। नाम से जो समझ आ रही है जी, इस्तेहकाम जो पार्टी है कि भाई चीज़ों में इस्तेहकाम लेकर आना है। बहुत से मामलात हैं जहाँ पर हमें मुस्तहकम होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से मामलात में हम अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। इसके अलावा मंशूर जो है वो ज़रा क्लियरली समझाइएगा। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप गुजर रही हैं, मेरे से ज़्यादा आपको आवाम की आवका, परेशानियाँ, चैलेंजेस, महंगाई, बेरोजगारी, सियासत में इस्तेहकाम, माशरियत में इस्तेहकाम, एक टोटल पिक्चर सारा दिन टॉक शोज में आप देखती हैं। और हर तरफ जो है वो बेबसी और एक बेचारगी और एक मायूसी नजर आ रही है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर इस उम्मीद का पैदा होना, एक उम्मीद को एक वे फॉरवर्ड के तौर पे इस प्लेटफॉर्म पे लाना
और फिर उस प्लेटफॉर्म से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत मैनिफेस्टो दे के उसके अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सियासत के मैदान में कूदना और फिर एक कमिटमेंट और एक विजन के साथ आगे चलना कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो पोलराइजेशन की नहीं, पाकिस्तान के यूनिटी की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसका नाम भी इस्तेहकाम पाकिस्तान कि पाकिस्तान को इस वक्त क़याम पाकिस्तान के वक्त जिस तरह कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर क़यादत पूरी कौम इकट्ठी हुई और पाकिस्तान का क़याम यकीनी बनाया गया और तमाम कुर्बानियों के बाद एक ऐसा मुल्क जो एनलाइटेंड, मॉडरेट, प्रोग्रेसिव विजन के साथ जुड़ा, वो ख्वाब था जिसकी तबीयत शायद थी। और आज 75-76 साल गुजरने के बाद एक दफा फिर उस पाकिस्तान को अशद जरूरत है कि अब क़याम पाकिस्तान से लेके इस्तेहकाम पाकिस्तान का जो सफर है उसको आगे बढ़ाया जाए। और इस्तेहकाम पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको जो पाकिस्तान के कोर इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, सियासी मफादात से बालातर होके सियासी उस खैंचातानी और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो सियासी हमारी दौड़ लगी होती है उससे निकल के अपनी साथ की नफी करके काट को स्पीड बनाना। और यही वो एजेंडा है, यही वो टारगेट है जिसकी बुनियाद पे ये जमात का जो है ठीक है और जो उसका क़याम है उसको यकीनी किया गया है। जहाँ तक आप ये कह रही हैं कि उसमें चेहरे को बुझे थे, कोई खुश थे, कोई नाराज थे, कोई तो मैं सोशल मीडिया में देख रही हूँ कि मुख्तलिफ तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है हर। अच्छा फिरदौस साहिबा, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चेहरे थे, बड़े बुझे हुए दिखाई दे रहे थे, हालांकि कैमरे की आंख उनको कैप्चर कर रही थी, बड़े अरसे से कैमरे को फेस कर रहे हैं, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, क्या उनको नहीं पता था कि कैमरे की आंख उनको कैप्चर कर रही है? तो क्यों इतनी दुखी शक्लें बनाकर बैठे हुए थे? बहुत से सवालात हैं ज़हनों में जो गर्दिश कर रहे हैं, उनके जवाब तलाश करेंगे आपसे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। फिरदौस साहिबा, मुझे ब्रेक पे जाना था। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैं सवाल छोड़कर गई थी नाजरीन के लिए भी फिरदौस साहिबा आपके लिए भी। ये कैमरे की आंख देख रही थी, सबको कैप्चर भी कर रही थी और सारे बड़े पुराने सियासतदान हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, कैमरे को भी फेस करना आता है। ये भी पता है कि जी तमाम लोग जो हैं वो इस टाइम पर देख रहे हैं और ये जो चेहरे हैं ये भी हम दिखा रहे हैं जी। ये फवाद चौधरी साहब बड़ी दुखी शक्ल बना के बैठे हुए हैं और भी एक दो चेहरे, मुराद साहब, ये फयाज साहब, तो ये इनको भी पता था कि ये बुलेटिन्स में भी डिस्कस होगा, प्रोग्राम्स में भी डिस्कस होगा। आप अलबत्ता खुश नज़र आ रही हैं। आप कल भी जो तस्वीर आई उसमें भी कुछ लोग जो थे बड़े मुतमईन नज़र आए। जब एक फैसला ले लिया फिरदौस साहिबा तो उसमें ठीक है मुतमईन होकर ले लें। ये इस तरह के तासुरात देने का मकसद क्या समझ आ रहा है? इनका जवाब तो वो दे सकते हैं जो मैं अपना जवाब दे सकती हूँ कि मैं जी जी जो आपका कॉन्शियस होता है ना। चले ये तो आप जवाब दे सकते हैं कि सवालात सही उठ रहे हैं ना ये चेहरे और तासुरात देखकर फिरदौस साहिबा। देखिए जो आपका मैं कह रही हूँ कि कॉन्शियस होता है ना, ज़मीर होता है, वो आपका हकीकी आईना होता जी है। जी उसके अंदर आपको अपना आप किसी तरह दिखाई देता है, किसी और को दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं मुतमईन इसलिए थी कि मैं ना किसी FIR का हिस्सा थी, ना मेरे पे तो नैब का केस था, ना मैं किसी गिराव जलाव के अंदर मतलूब थी, ना मैंने जेल से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं वो 2.5 साल से 2 साल से 1.5 साल से एक ही बात खान साहब को और उनकी टीम को कह रही थी कि ये जो हमारा कन्फ्रंटेशन और टकराव का इस वक्त बयानी है ये हमें बंद गली में लेके जाए। और ये इदारे हमारे हैं, ये फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क को हमने मिल के संवारना है। किसी शख्सियत से हमें खिलाफ हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस शख्सियत की आड़ में पूरे इदारे की बेतकीरी करें, आप पूरे इदारे को आईनी हाथों से निपटते इस तरह से कि अनगाइडेड मसाइल जो है सोशल मीडिया में
हमारी यूथ जो है उसको इस काम पे लगा दें कि शहीदों की बेतुकीरी करनी है और जो भी यूनिफॉर्म में है उसको आपने लीर कतीर कर देना है, उसकी इज्जत को। और किसी भी महजब माशरे में ऐसा नहीं होता। और ये जो सोच थी, इससे जब मैंने अपने आप को लाताल्लुक किया और मुझे खुशी इस बात की थी कि जो मैं कह रही थी और जो ना माना गया और जिस पे कान ना धरे गए वो अल्टीमेटली सच साबित हुआ। और जिन्होंने ये किया आज वो पछता भी रहे हैं, परेशान भी हैं और बंद गली में खड़े हैं। तो ये सब जवाब तो उन्होंने देने हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि हमारी जो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है ये सब के माजी को छोड़ के आगे मुस्तकबिल की तरफ देख रही है। हमने अगर माजी में जाएंगे तो माजी सिवाय हमें दुखों के, परेशानियों के, मुसीबतों के और कोई इतना अच्छा माजी जो है वो ऐसा अच्छा फिरदौस साहिबा नहीं है। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आगे का सोचना चाहिए। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आगे का सोचना चाहिए माजी से बाहर निकलकर। तो आगे के लिए जो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज आपको समझ आता है, आपकी पार्टी जिस पर फोकस करेगी, तो वो जो अगर मैं सीधा पूछना तो कि सबसे बड़े 2 चैलेंजेस आपको क्या नज़र आते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कन्फ्रंटेशन की सियासत है, जो टकराव की सियासत है, जो तसादम की सियासत है, जो नफरत की सियासत है, क्योंकि सियासी हरीफ जो है वो आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू या नुक्ता नज़र रखता है, वो उसका हक है, जमहूरी हक है, वो आपका ज़ाती दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उस सियासी हरीफ के साथ जो कल्चर बन गया है कि वो ज़ाती दावत उसके साथ हम करते हैं, उसको स्पेस मिले, एक दूसरे का नुक्ता नज़र जो है उसको कहने का, समझने का और एक दूसरे के साथ मिल बैठ के अपनी गलतियों से सबक सीख के आगे बढ़ने का जो जज्बा है उसको आगे बढ़ाया जाए। और ये एक अपहिल टास्क इसलिए है कि इस वक्त जिस तरह के नफरत के बीच होए गए हैं उससे बाहर निकलने के लिए हमें ज्यादा तगदो और मेहनत चाहिए। दूसरा चैलेंज जो है वो अच्छा फिरदौस साहिबा आप जी दूसरा मुश्किलात हैं उनको उनसे निकलने के लिए एक वे फॉरवर्ड चाहिए जो आज जहांगीर तरीन साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी एग्रीकल्चर है वो हमारी स्ट्रेंथ है, उस एग्रीकल्चर को जरूरत है एक प्रॉपर रिफॉर्म्स के तहत टेक्नोलॉजी बेस्ड न्यू इंटरवेंशन, पॉलिसी, स्ट्रेटजी और हुकूमती सरपरस्ती की। और उसके साथ साथ जो हमारी यूथ है, देखिए इस वक्त हमारा एसेट है यूथ जो लाइबिलिटी बना हुआ है, उस असासे को हमने वापस ट्रैक पे कैसे लाना है, उसको हमने क्वालिटी एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज और अनएम्प्लॉयमेंट के सताए और मुतासिरीन जो है उनको होप कैसे देनी है, उनकी मायूसियों को हमने होप में कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे पाकिस्तान को मुआशी महाज से, सियासी महाज से और ओवरऑल जो नफरत के हमने पहाड़ खड़े किए हैं उनको रेजा करके तो एक याफ्ता, खुशहाल, बेहतर पाकिस्तान की तरफ बढ़ना। और ये हमारे डॉक्टर साहब एक सवाल मेरे ज़हन में जी ठीक है, वक्त की कमी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल मेरे ज़हन में कि आप वज़ारत इत्तलात को संभालती रही, आप मेरे ख्याल से बड़ी एक्सपीरियंस इस चीज़ में, तजर्बाकार हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से समझती हैं, क्योंकि जो ज़्यादा स्क्रीन पर नज़र आते हैं, अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, इत्तलात का एक मिनिस्ट्री, एक ऐसी मिनिस्ट्री होती है कि आप बार बार स्क्रीन पर आते हैं, फिर अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप समझते हैं आपका मीडिया इंट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, आवाम के साथ आपका इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है किसी भी पार्टी से, तो पार्टी का फेस होता है, वो पार्टी के मौक़िफ़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पार्टी की कहने की नुमाइंदगी कर रहा होता है कि पार्टी की सोच क्या है, उसका मौक़िफ़ क्या है, उसका विजन क्या है। तो उसमें कितनी समझ-बूझ का मुजाहरा करने की जरूरत होती है, क्योंकि आपकी जो साबिक पार्टी है उसमें तो कुछ फेसेस आके जब बात करते थे तो सॉरी टू से वो लगता ही नहीं था कि कोई संजीदा लोग हैं, इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि मैं सुन रही थी आपको एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में कि जब जहांगीर तरीन साहब पे तनकीद करनी थी तो आपको आपकी पुरानी पार्टी की लीडरशिप ने कहा था कि आप ये तनकीद करें और आप फ्रंट पर आकर लीड करें, तो आपने बाकायदा मना कर दिया था कि आप रिस्पेक्ट करती हैं तरीन साहब की और आप ये नहीं करेंगी। तो फिर वो काम सौंपा गया
शहबाज गिल साहब को, फिर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दिया उस काम को। अभी भी शायद उसी चीज़ का गुस्सा निकाल रहे हैं वहाँ से वीलॉग्स कर करके इस तरह के लोग। देखिए बात ये है कि जो लीडर होता है वो लीड करता है, वो फॉलो नहीं करता। वो सेंटिमेंट्स को, इमोशंस को, पल्स को, वो इसको इग्नोर करके उसने देखना है कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट किसी भी ऐसी चीज के जिसका डिजास्टर एंड, वो लीडर को उससे अवॉइड करना चाहिए। और हमारे यहाँ होता क्या रहा, बदकिस्मती से के सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड लेने के लिए ऐसी गुफ्तगू की जाती रही कि कैसे हमने कौमी इदारों, अफवाज पाकिस्तान और उन शख्सियात को टारगेट करना है। और जब वो पाकिस्तान मुखालिफिन जो है और यानी लाइमलाइट में रहने के लिए एथिक्स का जनाजा निकाल दिया टू कट शॉर्ट, अपनी फौज के खिलाफ बयानियां सुनते थे तो वो उसको शेयर करते थे, वो वायरल करते थे, वो ऑटोमेटिकली टॉप ट्रेंड बन जाता था। तो उस चीज की नफी करने काबिल मुजम्मत। ठीक है जी, ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ब्रेक का कार्य, मेरे साथ मौजूद होंगी एसएसपी अनूश मसूद साहिबा शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 9 मई जो सानिया है वो मुल्क में एक स्याह बाब के तौर पर सामने आया है और इस दिन के जो वाक़यात हैं उनकी जितनी मजम्मत की जाए मेरे ख्याल से उतनी कम है। अच्छा, 9 मई के बाद पंजाब पुलिस पर जो पीछे अरकान है, बिलखसूस ख़वातीन की गिरफ़्तारी को लेकर कई इल्ज़ामात सामने आए, जिनकी फिर वजाहत IG पंजाब ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। अच्छा, उनके साथ SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद साहिबा भी थी जो आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अनूश साहिबा बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अनूश साहिबा, जहाँ बहुत से सवालात उठ रहे हैं वहाँ एक सवाल ये बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि जी पंजाब पुलिस को इतनी वजाहतें क्यों देनी पड़ रही हैं? थैंक यू फ़िज़ा फॉर हैविंग मी इन योर शो। वजाहतें, देखें, इसको वजाहतें कह लें या मेरा ख्याल है कि हम तो अपना कम्युनिकेशन मैसेज के साथ बेटर करना चाहते हैं ताकि जो सवालात उठ रहे हैं, कुछ प्रोपेगेंडा हो रहे हैं, कुछ बातें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने कहा कि हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जेल में जाके ख़वातीन को देखना पड़ा क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा परसेप्शन क्रिएट की जा रही थी। तो उस सूरत हाल में मेरे ख्याल से ये एक अपना वर्जन देने के मुतरादिफ है। हम लोग अपना वर्जन दे रहे हैं बिकॉज अदरवाइज़ मिसकंसेप्शंस बढ़ती जाएंगी। अगर हम अपनी बात आप तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये कह लें कि अपनी वजाहत तो नहीं दे रहे, हम आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया कि आपका मौक़िफ़ है और आप लोग अपना मौक़िफ़ बता रहे हैं, आप क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि आपने फरमाया कि आप खुद भी जेल में गई थी, CM साहब ने जो कमेटी बनाई, फिर आप खुद भी गई, तो आप जब वहाँ पे गई तो आपकी उन तमाम ख़वातीन से मुलाकात हुई होगी जिनके हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। ज़ाहिर बात है, मैं उनको रूमर्स इसलिए कहूँगी कि उन ख़वातीन ने इस बात की कोई तस्दीक नहीं की। आप जब उनके पास गई, आपने सबसे इंडिविजुअली मुलाकात की होगी, उस मुलाकात का हवाला ज़रा बताइएगा, फिर आगे चलते हैं। उस दिन जब ये सारा कुछ, आपको पता है कि एक दिन पहले जब हमने विज़िट किया जेल को तो बहुत ज़्यादा बातें सर्कुलेट हो रही थी कि पता नहीं ख़वातीन के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत तशद्दुद हो रहा है, जेल में बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। तो जब मैं वहाँ गई, वहाँ पर ऑनेस्टली इस कदर बात फैलाई जाती है कि इंसान को एक दफ़ा तो खुद भी लगने लगता है कि पता नहीं खुदा ना खास्ता कुछ हो तो नहीं रहा है। सो आई वेंट देयर, आई मेट ईच एंड एवरी वुमन जो भी वहाँ पे थी। PTI की अरकान थी, उन सबसे मेरी बारी बारी बात हुई जिनके बारे में लोग कंसर्न थे। और अजीबो-गरीब आपने जिस तरह बातें सुनी वो मैंने भी सुनी और हम सब सुन के परेशान भी थे कि ये क्या हो रहा है। मैं तो समझती हूँ कि हमारे लिए तो सारे बराबर हैं, उनके लिए भी वो सहूलतें वहाँ मौजूद हैं और कूलर लगे हुए हैं। और अगर आप ये कहें कि वहाँ बहुत कंजस्टेड, कई लोगों ने ये भी कहा बहुत कंजस्टेड है और एक कमरे में बंद कर दिया है, इस तरह नहीं है। जेल के अंदर अच्छा, एक ही कमरे में कितनी खवातीन है, ये आपने खुद ही सवाल उठा दिया, ज़रा ये थोड़ा आम नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको ज़रा बताइए। वहाँ पे डिफरेंट सेल्स बने हुए हैं, एक हॉल टाइप भी है बड़ा, और कुछ थोड़ा सा उस हॉल से थोड़ा सा हटके कुछ फीट के फासले पर एक बड़ा सेल टाइप है जिसके अंदर सब सेल्स बने हुए हैं और उसमें 3-3, 4-4 खवातीन होती हैं। और बड़े हॉल में तकरीबन 25 से 40 के दरमियान, वो डिपेंड्स जितनी वहाँ पे खवातीन हो। लेकिन आई वुड टेल यू कि वहाँ पे जो बेडिंग लगी हुई है उसके साथ साथ एक खिड़की, पूरी बड़ी खिड़की और पूरा क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम है।
जेल के अंदर ऐसा नहीं होता है कि देखिए इंसान को कोई जिस्मानी तकलीफ़ देना किसी का मकसद नहीं है। एक लॉ ब्रेक हुआ है वहाँ पे, वो लोग रह रही हैं, इसका मकसद सिर्फ कन्फाइन किया है उनको। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको कोई जिस्मानी तकलीफ़ देना चाहते हैं। एंड एज़ यू सेड, ये फीमेल्स के लिए भी ऐसा ही और मेल के लिए भी ऐसा ही है। लेकिन चूँकि बीइंग फीमेल, आप भी फीमेल हैं और यू अंडरस्टैंड कि फीमेल्स के लिए ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं और कुछ लोगों के लिए भी था कंसर्न कि तलाशी ली जाती है। देखिए वो तो एक SOP है, तलाशी अगर नहीं ले, आपको पता है कुछ वाक़यात ऐसे हुए हवालात, ये जो जब ये प्रिजन के अंदर किसी ने एक ब्लेड रख लिया अपने पास और वहाँ जाके अपने आप को ब्लेड मार लिए। तो ये एक SOP है कि एक फ़ीमेल तलाशी लेती है एक फ़ीमेल की बाकायदा। ठीक है। अच्छा अनुष साहब, आगे चलते हैं। एक और सवाल ये जहन में आता है कि क्या ही बेहतर ना होता कि अगर जो ख़वातीन जेल में हैं उन तक सहाफ़ियों को, जर्नलिस्ट को रसाई दे दी जाती है, एक्सेस दे दी जाती है कि वो जाके मिलते हैं उनसे, ताकि जो एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है या आप चले मन घड़त ही कह लें, ये जो रूमर्स हैं, जो अफवाहें गर्दिश करती रहीं, जो कि बाकी दिल दहला देने वाली अफवाहें थी, आप भी खातून हैं, मैं भी खातून, हम समझते हैं, तो वहाँ पर जाके सहाफ़ी लोगों से मिलते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि जब वो ख़वातीन खुद अपनी कैद का हाल सुनाती तो बड़ा क्लियर हो जाता और शायद आप लोगों की मौक़िफ़ की भी तायीद हो जाती कि ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं हो। जो अफवाहें फैला रहे हैं या मनगढ़ंत जो प्रोपेगेंडा आप लोग कह रहे हैं कर रहे हैं जो लोग, तो उनकी भी मौक़िफ़ की तरदीद हो जाती। पहली बात तो ये तरदीद तो खुद उन्होंने ख़वातीन ने कर दी है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कोई तशद्दुद और बदसलूकी नहीं हुई, वो तो इट्स सेड एंड डन। उस वक्त जो था आइडिया ये था कि हम जो नहीं दिखाना चाह रहे थे इनसाइड, वो शनाख्त परेड नहीं हुई थी उनकी, तो वी कुड नॉट शो देयर फेसेस ऑन मीडिया। उसके बाद जैसे वो बाहर आई, मीडिया ने उनको कवर भी किया, उनसे पूछा भी और खुद से उन्होंने जवाब दिया इन सवालात का। यस, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि उनको भी मिलवाया जाए और इवन बाकी ख़वातीन भी देखा जाए कि वो किन कंडीशन में रह रही हैं, बिकॉज वी हैव नथिंग टू हाइड और इसमें कोई हर्ज नहीं है। उस टाइम पर ये ज़रूर था, मैंने जैसे आपको बताया कि आईडी यानी आप इस हक में है, SSP साहब आप इस हक में है कि मीडिया को वहाँ तक रसाई होनी चाहिए, वहाँ जाके देखा जाए, कैमरे की आंख से दिखाया जाए ताकि इस तरह की अफवाहों का मुंह बंद हो सके। यस फिजा, एक हद तक है, बिकॉज हम सबको तो एक्सेस देखें, एक जेल की अपनी सैंक्टिटी भी होती है और उसकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं और उसकी SOPs हैं, लेकिन इट कैन बी मैनेज्ड विद लाइक कुछ सर्टन लोगों के साथ उनकी क्लियरेंस लेके ले जाया जा सकता है और उनको दिखाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है और हम आई थिंक दिस इज़ अ वेलकमिंग आइडिया। अच्छा अनुष, ऐसी भी कुछ खबरें सामने आई, मैं एक औरत होने के नाते ये बात कर रही हूँ, ठीक है, जो भी कल्परेट है जिसने गलत किया उस चीज़ को मैं कभी जस्टिफाई नहीं करूँगी, लेकिन एक रवैया भी चीज़ होती है कि रवैया, पुलिस वालों का जो रवैया उस पर बड़े सवाल उठते हैं और आप इस बात को, आप इससे अग्री करेंगी, चाहे आप बड़े दुख के साथ अग्री करें, अफसोस के साथ अग्री करें कि पुलिस का भी कई दफ़ा रवैया काबिल मुज़म्मत होता है। जैसे कि ख़वातीन, एक खबर ये आई कि जी एक खातून को ये पुलिस ऑफिसर ने कहा कि अगर आप इतनी बाइज़्ज़त हों तो आप इस तरह बाहर निकली हो एहतजाज करने के लिए, आप तक भी बात आई होगी। तो अगर एक खातून बाहर निकली है, ठीक है वो गलत है, उसके मैं अमल को जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन कोई भी खातून अगर घर से बाहर जाती है, नौकरी करने के लिए जाती है, आप माशाल्लाह यहाँ तक पहुँची, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जितनी ख़वातीन डॉक्टर्स के तौर पे काम करी, इंजीनियर्स के तौर पे काम करी, प्रोफेसर्स हैं, लॉयर्स हैं, तो वो जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से जो मर्दों का एक रवैया होता है कि जो खातून घर से बाहर निकल आई ये बड़ा कोई रिस्पेक्टेबल होगी या ये एक मर्द ही होगी और ये हमारी कोई भी बात सुन लेगी, हाँ, इस हवाले से इस रवैये पर ज़रा कमेंट कीजिएगा। फिजा, आई टोटली एग्री विद यू, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अगर कोई इस तरह की सोच रखता है तो बड़ी गलत बात है कि फीमेल्स का बाहर निकलने से ज़्यादा मेरे ख्याल से वो एक इशू रिलेटेड एक बात है जो 9 मई को हुआ, क्योंकि उसमें जहाँ पर काबिल मुज़म्मत है, नो डाउट इन इट, लेकिन उसमें ये बात कर देना कि तुम खातून और तुम्हारा बाहर निकलना है, तुम बाइज़्ज़त हो, मैं सिर्फ उस बात पे कमेंट बताती हूँ जो आपका पॉइंट है, मैं आई टोटली गेट इट। 9 मई को जो हुआ उसको मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, वो उसी सिनेरियो में हम बात करते हैं कि उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात ज़रूर है कि जो फीमेल्स ख़वातीन उस वक्त वहाँ गई उस एरिया में और उस जुरिस्डिक्शन में और वो एट द क्राइम सीन वहाँ पहुँची, उनके लिए ये चीज़ ज़रूर है कि देखिए वन शुड नेवर बी पार्ट ऑफ दिस थिंग। आपने मुज़म्मत की, यस हम मुज़म्मत करें, लेकिन आप इसको लॉफुली भी इस चीज़ को देखें ना कि अगर एक बंदा उसकी प्रेजेंस वहाँ पे है, शी इज़ पार्ट ऑफ दैट क्राउड, और आप ये कहेंगे जिस क्राउड का हिस्सा होना क्राइम नहीं है, देखें वो कॉमन इंटेंशन आ जाती है। वो क्राउड वहाँ गया था, वो वहाँ पे जो कुछ कर रहा था, या तो वहाँ से वापस आ जाते, वाई डिड दे स्टे देयर,
वो जो लोग वहाँ पे रहे उन्होंने वीडियोस बनाई अपनी वहाँ प्रेजेंस की, और पीछे ये दिखा रहे हैं कि जी ये कुछ कोर कमांडर हाउस जल रहा है और उसके ये जलाओ घेराव हो रहा है, तो आप उसको एग्जाम नहीं कर सकते उसमें से। उन फिर फीमेल्स का देखिए क्राइम फीमेल्स भी करती हैं, खाली ये क्राइम नहीं हुआ। हाँ, वो हमारे पास ऐसी बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जो मर्डर्स भी करके आती हैं, वो फिर जो क्राइम हम फिर उसमें फीमेल और मेल को अलग नहीं करते हैं। हाँ, उनकी सैंक्टिटी अपनी जगह है, हम उसकी मॉडेस्टी अपनी जगह है, उसकी हिफाजत करना भी हमारा काम है। लेकिन अगर कोई क्राइम कमिट कर दे तो उसको उस लॉ तो फेस करना पड़ेगा। और जहाँ तक आपने कहा पुलिस के रवैये की, मैं उसमें कभी भी इस चीज़ को आई वुड नेवर सपोर्ट सच काइंड ऑफ एटीट्यूड अगर कोई हाई हैंडेडनेस होती है। बल्कि आईजी साहब ने कमेटी भी बना दी है इस बारे में, अगर किसी को कोई शिकायत है और अगर कोई ऐसा मामला हुआ है इट वुड बी टेकन अप, और कुछ लोगों की सजाएं मिले भी हैं। एवरीबडी इज़ बीइंग टेकन टू टास्क। अच्छा, अब ये बात है जिस तरह ख़वातीन के रवैये पुलिस अफसरान के रवैये के हवाले से कि उनको दुपट्टों से खींचना, उनको बालों से खींचना, ऐसे भी वीडियोज़ हैं अनूस साहिबा, उस पर फिर इन एहलकारों को भी पूछा जाएगा? देखिए, इसमें लॉ बिल्कुल क्लियर है। पहली बात तो ये है कि इसमें आई वुड नॉट डिफेंड इट बट आई वुड रादर एक्सप्लेन दिस, बिकॉज थोड़ी सी हमें एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होना बड़ी ज़रूरी है। अगर आपको कोई खातून, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, जिसको कोई भी गाली निकाल रहा होगा बुरा लगेगा उसको, और फिर एक हीटेड इमोशंस, चार्ज, मॉब और सिचुएशन उस वक्त ऐसी बनी होती है। तो दोनों तरफ से नजर आने चाहिए, बिल्कुल दोनों तरफ से। हाँ, अगर मैं ये समझूं कि खातून खामोश खड़ी है और उसको जाके कोई मारने लग जाए तो ये तो नाकाबिले कबूल बात है ना उसको तो। यानी आप कह रही हैं वो ख़वातीन उकसा रही थी एहलकारों को कि वो यहाँ तक उकसा, देखिए अगर गालियाँ निकालेंगे तो आप खुद बताएं, क्या कोई खातून गालियाँ किसी को निकाल रही है तो वो खातून होने की वजह से वो बर्दाश्त तो काफ़ी लोगों करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें फिर जब चार्ज मॉब होता है, हीटेड फीलिंग्स होती हैं, तो सम हाउ मैं विदाउट डिफेंडिंग देम, मेरे ख्याल से वो उस वक्त की सिचुएशन में एक माहौल ऐसा बन जाता है या बन गया। लेकिन उसके बावजूद आई वुड कंडेम दिस इन एनी केस। हमें रिस्ट्रेंट पहले भी बहुत दिखाया, तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है, ख़वातीन को घसीटना अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है ऑफ कोर्स फिजा, बट आई वुड से कि थोड़ा सा एंगल हमारा, मैं नॉट बिकॉज कि मैं पुलिस में हूँ, मैं दूसरी साइड को ज़रूर देखना चाहूँगी, बिकॉज हमारा एज ए पुलिस ऑफिसर भी काम दोनों साइड्स को देखना होता है। एक कंप्लेनेंट आता है, एक मुलजिम होता है, तो दोनों साइड्स को ना देखें तो हम चीज़ों को शायद चीज़ों को सही तरह से जज नहीं कर पाते। अगर 53 लोग इंजर्ड हमारे पुलिस के हुए ना, उनका भी तो कोई पूछे, उनको भी तो पूछे कोई जिसकी आंख ज़ाया होने का पूरा 90% खदशा है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। जो कुछ मॉब ने किया वो भी किसी तरह से जस्टिफाइबल नहीं था, लेकिन हैविंग सेड दैट आई वुड नेवर जस्टिफाई और डिफेंड कि अगर कोई हाई हैंडेडनेस ये नहीं होनी चाहिए। अनूस साहिबा, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जो तबीयत ख़राब के हवाले से खबरें आती रही, उस हवाले से ज़रा अपडेट कर दीजिएगा देखने वालों को। डॉक्टर यास्मीन राशिद से मेरी बहुत दफ़ा मुलाकात हुई है और 5-6 बार मेरी आई हैपन टू मीट हर। शी वॉज फाइन। उनकी फ्लक्चुएट हो रहा था कुछ ब्लड प्रेशर, उनको हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है और हेल्थ की देखिए वो एक उनका मेडिकल हिस्ट्री तो है, सो शी हर हेल्थ फ्लक्चुएट्स, लेकिन बट एज लॉन्ग एज आई हैव सीन हर शी इज़ क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग वुमन, सो ठीक ठाक है वो माशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, आखिर में आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल मेरे जहन में अक्सर ही आता है पुलिस के हवाले से कि पुलिस, मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कह रही हूँ, मैं खुशी के साथ ये बात नहीं कह रही हूँ कि पुलिस के हवाले से एक बड़ा नेगेटिव इमेज बिल्ड हो चुका है अनूस साहिब, और आप बेहतर समझती होंगी लोगों के जहन में ये इमेज कैसे बन गया। उसमें ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं पुलिस का भी किरदार होगा, फिर कुछ मतलब उस चीज़ को सही करने की शायद कोशिश नहीं की गई सीरियस बुनियादों पर। जैसा कि मैं कुछ छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ कि आप कभी भी कोई फिल्म या ड्रामा देखें हमारे मुल्क में भी जो बने, तो उसमें पुलिस वाले को अक्सर नेगेटिव रोल दिया होता है, और आप अग्री करेंगे इस बात से। और बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, लेडी पुलिस ऑफिसर, एसएसपी, आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी, बड़ी तकलीफ देती होगी आपको ये चीज़, क्योंकि अगर किसी एक का किरदार सही ना हो, 2 का सही ना हो, 3 का सही ना हो, तो आप तमाम पूरे डिपार्टमेंट को बुरा नहीं कह सकते, ये ज़्यादती है। तो लेकिन कभी भी हमने नहीं देखा कि पुलिस ने कभी सू किया हो किसी प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को या स्क्रिप्ट जो लिखते हैं, राइटर लिखते हैं ड्रामा या फिल्म या स्टोरी, तो आप लोग कभी किसी को कोर्ट में नहीं लेकर गए। तो आपको नहीं लगता है बड़ा सीरियस एक सब्जेक्ट है कि पुलिस को हमेशा विलन के रोल में या नेगेटिव रोल में क्यों दिखाया जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट को सीरियस नहीं लेता? आप ठीक कह रहे हैं, आपको मेरा सवाल समझ आ गया जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक पॉलिसी होनी चाहिए और मैं ये समझती हूँ इसकी वजह जो रही है, पहली बात तो ये कि क्यों ये ऐसा होता है। एक तो पुलिस का देखिए एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, दे आर क्वाइट एक्सपोज्ड हर जगह। सिटी के अंदर कहीं हम बात करें तो
जो पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है हमारी। सो यस, पब्लिक डीलिंग के दौरान देखिए जहाँ पे अगर 100 अच्छे काम है, एक गलत भी हो जाता है। वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी शुड गिव देम, इतना तो हमें क्रेडिट देना चाहिए कि ह्यूमन नेचर के मुताबिक 2-4 बहन भाई भी एक घर में रह रहे हो तो वो भी लड़ पड़ते हैं कभी कभार, इट हैपन्स, समटाइम्स हो जाता है। लेकिन येस आई एग्री देयर शुड बी सम पॉलिसी के किसी और इंस्टीट्यूशन में अगर ऐसा हो तो दे टेक इट अप एंड दे परस्यू दिस कि ये आप नेगेटिव इमेज ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये होना चाहिए। एंड सर्टेन सेट ऑफ रूल्स शुड बी इन प्लेस अगेंस्ट दीज थिंग्स, ये गलत है। ठीक है अनु साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।